कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। करीब 9 घंटे तक चली विधानसभा की कार्यवाही में विधेयक पारित हुआ और अब विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुकी है। विधानसभा में कृषि कानूनों के विरोध में अलग अलग संशोधन विधेयक लाए गए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का विरोध शुरुआत से ही हो रहा है। गैर बीजेपी राज्यों की सरकारें कृषि कानूनों का पुरजोर विरोध कर रही थीं और कानूनों को रद्द करने के लिए किसान के प्रदर्शन के साथ ही पार्टियां भी प्रदर्शन करती रही थीं। अब पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। अब पंजाब सरकार के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कृषि कानूनों के विरोध में विधेयकों को पारित किया है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरीके से लगातार कृषि कानूनों का विरोध हो रहा था और अब तो छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद कृषि जो विधेयक हैं उनको अलग से पारित कर दिया है, क्या कुछ जानकारी है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्र द्वारा 3 कृषि विधेयक कानून पारित किए गए, तो उसके बाद से लगातार पूरे देश भर में किसानों सहित कांग्रेस ने भी देश भर में प्रदर्शन करते हुए इसका विरोध किया था। और जिसके बाद कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया था कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि कृषि विधेयक कानून के खिलाफ जाएंगे और छत्तीसगढ़ में एक नया विधेयक कानून भी अपना पास करें, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय विधानसभा सत्र आहूत किया था। और आज विधानसभा में 11वें के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बजट पेश किया और उसमें ध्वनि मत से कृषि विधेयक को पारित कर दिया गया। हालांकि भाजपा लगातार इसका विरोध करती नजर आई विधानसभा में भी। जी बिल्कुल। तो पवन, क्या इन कृषि विधेयक जो कि जिस तरीके से पारित किए गए हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में, छत्तीसगढ़ सरकार ये विधेयक लेके आई है, क्या इसका असर किसानों को हो सकता है और क्या किसानों को इसका फायदा होगा? जी बिल्कुल, ये जो विधेयक आया है इसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि किसान को किसी के साथ, किसी बिचौलिया के साथ या किसी दुकानदारों के साथ किसी तरह का कोई एग्रीमेंट करना नहीं पड़ेगा और किसान अपना अपना जो है सामान है बाजार में जिस तरह से बेचते आया है उसी तरह से बेचेगा, चाहे वो धान की फसल हो या मक्के की फसल हो। जी, लेकिन पवन एक बात और है, जो कृषि विधेयक जो कानून जो कि केंद्र सरकार लेके आई थी वो दावा कर रही थी कि वो पूरी तरीके से किसानों के हित में है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कई सारी जो सरकारें इसका विरोध कर रही थी। कई राज्यों में विरोध हो रहा था, पंजाब में भी विरोध हुआ और छत्तीसगढ़ में भी शांति तरीके से विरोध हुआ, प्रदर्शन भी किया कांग्रेस ने। लेकिन अब अचानक से ये जो विधेयक जो कि पारित हुआ है उस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी भी लगातार कह रही है कि नहीं, जो भी जिस तरीके से विधेयक लाए गए हैं वो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, इससे पहले अगर बात की जाए छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में से कोई किसानों का बड़ा संगठन नहीं था जो इसके विरोध में रहा हो। सिर्फ जो राजनीतिक कांग्रेस पार्टी था या किसानों का जो राजनीतिक दल होता है, सिर्फ यही थे। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहीं पर कोई बड़ा किसान आंदोलन नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में जैसा आप देख सकते हैं पंजाब में रेल रोको अभियान चला है, इस तरह के तमाम आंदोलन छत्तीसगढ़ में कहीं देखने को नहीं मिले थे। जो कांग्रेस का एक मुद्दा था, अगर बात की जाए 2003 की, 2008 की और 2014 लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस का भी अपना एजेंडा रहा है कि कांग्रेस की अगर केंद्र में सरकार बनती है तो कांग्रेस का अपना एक अलग से विधेयक होगा, केंद्र का कृषि विधेयक पारित किया जाएगा। लेकिन हालांकि जब बीजेपी सरकार इसको लाती है तो लगातार कांग्रेस इसका विरोध करती नजर आई है। बिल्कुल, तो कहीं ना पवन क्या ये बात ऐसी भी मानी जा रही है कि अगर जिस तरीके से पंजाब सरकार अपने विधेयक लेकर आई थी कृषि कानूनों के विरोध में, उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ लेके आई, क्या ये सिर्फ पंजाब सरकार के पीछे चलने वाली बात हो गई या फिर सच में किसानों के हित में कोई बात है? जी अब ये देखना होगा। हालांकि कृषि विधेयक 9 घंटे की विधानसभा सत्र के दौरान पारित कर दिया, लेकिन इसे कितना अमल किया जाता है, किसानों के हित में कितना कारगर साबित होता है, देखने के लिए ये रहेगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि किसानों की सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार छत्तीसगढ़ में किसानों की मौतें भी बढ़ते जा रही है। इस पर कोई अभी तक फैसला नहीं, चाहे वो बीज की बात हो या खाद को लेकर किसान लगातार छत्तीसगढ़ में भी आत्महत्या कर रहे, लेकिन इसमें विधानसभा में कोई चर्चा नहीं की गई। हालांकि सिर्फ जो विधानसभा सत्र आहूत किया गया था, ये कृषि विधेयक
पारित करने के लिए आहूत किया गया था विधानसभा बिल्कुल, सत्र। बहुत लंबे समय से जो है प्रदर्शन चल रहा था, कई राज्यों में प्रदर्शन हुआ, लेकिन पवन ऐसा देखने में है कि छत्तीसगढ़ में काफी कम जो है विरोध प्रदर्शन हुआ था। छत्तीसगढ़ के किसान इसका साफ तौर पर सामने विरोध नहीं कर रहे थे। जितना विरोध पंजाब में हो रहा था उतना विरोध छत्तीसगढ़ में नहीं था। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ये जो विधेयक लेके आई है, क्या उसमें सच में किसानों की सहमति है या फिर किसान अभी भी केंद्र सरकार के जो कृषि कानून है उनका ही समर्थन कर रहे हैं? जी, छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए कृषि विधेयक की, तो जो किसान संगठन है जो छत्तीसगढ़ में, ये भी राज्य सरकार से नाराज है। साफ तौर पर किसान संगठन ने मांग की थी कि जो भी विधानसभा में पारित किया जाएगा, जो भी किसानों के हित में फैसला लिया जाएगा, पहले जो किसान महासंघ है, किसान मजदूर संघ है, उनके साथ पहले एक बैठक की जाए, उन्हें बताया जाए कि ये एजेंडा है, ये किसानों के हित में है। लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया इसमें लेके। तो छत्तीसगढ़ में अभी एक किसान बिल पारित होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में बड़ा किसान आंदोलन होने की संभावना है, तो क्योंकि क्या राज्य इसका की खामियाजा किसान संगठन ने इसकी पवन कल एक बैठक छत्तीसगढ़ आयोजित जी, की। तो क्या इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ सरकार को भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि जिस तरीके से जो है वहां पर किसान, ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर किसान केंद्र सरकार के जो कृषि कानून है उनका समर्थन कर रहे हैं। अब जब अचानक से ये जो फैसला लिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, तो क्या उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने बिना किसानों से बात किए विधेयक पारित किया है, तो यहाँ पर जो किसान मजदूर संघ का जो एक बड़ा संगठन है, वो यहाँ पर तो राज्य सरकार से नाराज हो गया, और जिसको लेके कल एक बड़ी बैठक भी आयोजित की है छत्तीसगढ़ पे। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ में अब इसके बाद जो केंद्र कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन नहीं हुआ था, वो राज्य के अपने कृषि कानून होने के बाद राज्य में एक बड़ा आंदोलन नजर आएगा। जी पवन, तो उस बैठक का, जो भी संगठनों की बैठक होने वाली है, उसका एजेंडा क्या रहने वाला है? उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो विधेयक पारित किया जा रहा है, वो सबसे पहले किसानों को बताया जाए कि उनके हित में क्या है। जो खाद खरीदी है, बीज खरीदी है, इन तमाम जो भी बातें रहेगी उसमें सबसे पहले विधेयक के बारे में किसानों से चर्चा की जाए, उसके बाद विधानसभा की जाए। हालांकि कल शाम तक किसान संगठन मांग करते रहे कि राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल किसानों से बात करे कि विधानसभा में क्या विधेयक पारित किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार ने किसी भी किसान संगठन से बात करने की जरूरत नहीं की है। तो उसके चलते छत्तीसगढ़ में भी किसान संगठन नाराज है राज्य सरकार से, और अब आने वाले समय में किसानों का एक बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और पवन ये भी है कि वहाँ के किसानों का ये भी कहना है कि जो आड़ती हैं उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था, और अब जब पूरी तरीके से जब ये जो भी कानून लेके आए उनमें यही है कि आड़ती अब बीच में नहीं आएंगे, तो उससे किसानों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि सरकार उसकी फसल खरीदेगी साफ तौर पर, जो भी एमएसपी है। अब जब जिस तरीके से कानूनों में जो संशोधन किया गया है उसको लेकर भी कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, तो क्या मतलब है इन सबके? जी देखिए, अगर छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो 2500 रुपए प्रति कुंतल धान खरीदी की बात की गई थी, हालांकि उसके 2 ही किस्त किसानों को मिल पाए हैं, जिसके चलते भी किसान छत्तीसगढ़ पे नाराज हैं। तो अब उनको ये भरोसा नहीं है कि इसके बाद जो विधेयक पारित हुआ इसमें राज्य सरकार किसानों का पूरा धान खरीदेगी, क्योंकि राज्य सरकार लगातार केंद्र से मांग करती रही कि 2500 रुपए कुंतल में जो राज्य सरकार धान खरीदी है उसी भाव में केंद्र सरकार भी खरीदे, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने विधानसभा मैनिफेस्टो में 2500 रुपए प्रति कुंतल धान की बात की थी, ना कि केंद्र के उसमें था। तो राज्य सरकार जो लगातार केंद्र पे दबाव बना था, लेकिन केंद्र ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। बिल्कुल। अब एमएसपी की बात है तो छत्तीसगढ़ पे भी देखने को मिलेगा कि राज्य सरकार क्या उस एसपी दर पे धान की खरीदी करती है या नहीं करती है। तो जिस तरीके से कर्जे में दबी हुई है। हाँ बिल्कुल, ये भी है कि साथ ही साथ पवन ये थी, जब ये कृषि कानून अचानक से लागू किए गए थे उससे पहले भी कई सारी बातें सामने आई थी, किसानों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी था, और सरकार ने, पीएम मोदी ने खुद साफ तौर पर कई सारी, जब भी उन्होंने संबोधन था उसमें साफ तौर पर कहा था कि जो भी कानून है वो पूरी तरीके से किसानों के हित में है, उनको फायदा मिलेगा। बीच में जो आड़ती हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबसे उनको छूट मिलेगी, उनको सही जो भी उनकी फसल का दाम है वो उनको दाम मिलेगा। और सरकार किसानों को समझाने के लिए कोशिश भी कर रही थी, लेकिन सरकार ने इसी बीच में जो भी विधेयक पारित किए हैं उसका खामियाजा साफ तौर पर उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब आगे अगर किसान सरकार का विरोध करते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार का, तो क्या स्थिति बन सकती है पवन? जी बिल्कुल, जब केंद्र ने विधेयक पारित किया था उसके बाद हमने किसान संघ से बात की थी, किसानों से बात की, तो किसानों का साफ तौर पे कहना था कि जो छत्तीसगढ़ जो दाम पे हमसे खरीद रही है, और छत्तीसगढ़ ने तय किया था कि हम
इतना कुंतल धान खरीदेंगे, उससे ज्यादा धान की खरीदी नहीं करेंगे। तो उससे बात किसान पे भी नाराजगी साफ तौर पे जाहिर थी। उसके बाद जो विधेयक केंद्र सरकार से निष्पादित हुआ था, उसमें किसानों ने ये कहा था कि अब हम स्वयं के मालिक हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ में बेचे, महाराष्ट्र में बेचे, उड़ीसा में बेचे या मुंबई में बेचे, तो हम अपनी कीमत में अपने अपने धान फसल तो बेच सकते हैं। लेकिन लगातार जो बाहर से खरीदने की बात हो रही थी, उस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि यहाँ पर जो किसान थे, किसान खुद केंद्र सरकार के विधायक। और पवन, ये भी है कि कई सारे किसान संगठन ऐसे हैं जो कि कुछ केंद्र सरकार के साथ में है, कुछ राज्य सरकार के साथ में, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि किसानों पर राजनीति करना बंद किया जाए, क्योंकि लगातार सरकारें किसानों पर राजनीति करती हैं, और स्पेशली तब जब ज्यादा होता है जब चुनाव इलेक्शंस होते हैं किसी भी राज्य में, जब बहुत ज्यादा राजनीति होने लग जाती है। किसान साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि किसानों पर राजनीति ना की जाए। साफ तौर पर आपको बता दें, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, जो राजनीति जो होती है वो किसानों को लेकर होती है। छत्तीसगढ़ में जो है सरकार बनी थी, वो किसानों के मुद्दे को लेके ही सबसे ज्यादा अहम मुद्दा किसानों का मुद्दा रहा है। चाहे वो धान खरीदी का मुद्दा हो, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दे हो, जो ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे थे, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने उन्हीं मुद्दों को लेकर चला था। और आने बात की जाए तो उन तमाम मुद्दों पे सरकार विफल नजर आई है छत्तीसगढ़ में भी। बिल्कुल पवन, शुक्रिया तमाम जानकारी। जी बिल्कुल पवन, शुक्रिया। साथ में बने रहिए, किसी और खबर पर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ में एक और खबर छत्तीसगढ़ से ही है, जहां पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में किसान आत्महत्या को लेकर बीजेपी की गठित जांच समिति राजभवन पहुंची और राज्यपाल को अपना ज्ञापन दिया। वही जांच समिति ने किसानों की आत्महत्या की विस्तृत रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग में, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग धान की अधिक मात्रा में खेती होती है। किसान पूरे फसल को खराब होने से बचाने की दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नीतियों के चलते वर्तमान में उनको नकली और गुणवत्ताहीन खाद दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी फसलों की बर्बादी हो रही है और लगातार किसान इसके चलते आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। उनको नकली और गुणवत्ताहीन कीटनाशक प्रदाय की जा रही है, उसके चलते वो फसल बचाने में नाकामयाब हुए। और दुर्ग जिला जिसे जो मुख्यमंत्री जी का जिला है, 4 मंत्री वहाँ पर है, वरिष्ठ मंत्री वहाँ पर है, कृषि मंत्री जी का जिला है, और ऐसे जिले के किसान 2 स्थानों पर उन्होंने। और इस बारे में अहम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन ठाकुर लाइव जुड़े हुए हैं। पवन, जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और अब तो बीजेपी की एक समिति राज्यपाल के पास भी पहुंची, उसने ज्ञापन भी दिया, तमाम सारी किसानों के मुद्दे को लेकर बातचीत उन्होंने कही थी। जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार उनके लिए क्या काम कर रही है? जी बिल्कुल, आपको बताइए छत्तीसगढ़ में लगातार 20 महीने की सरकार में 8 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर चुके हैं। जो किसानों को खाद और बीज जो दिया गया था सोसाइटी से, वो सबसे गुणवत्ताहीन खाद और बीज किसानों को दिया गया था, जिसका लगाने के बाद फसल बर्बाद हो गई थी। लगातार किसान इसकी मांग भी करते हैं कि जो बीज हमें दिया गया था सोसाइटी के, उसमें पूरी फसल बर्बाद हो रही है हमारी। जो खाद दिया गया था वो किसानों की फसल को बर्बाद किए, जिसके बाद लगातार किसानों में एक आक्रोश देखने को मिला था, लेकिन नर्वसपन था किसानों की पूरी फसल, क्योंकि जो किसान छत्तीसगढ़ के होते हैं वो 8 से 10 एकड़ में अपनी फसल लगाते हैं। अगर 8 से 10 एकड़ की फसल बर्बाद हो जाए तो किसान के साल भर की जो मेहनत होती है, उस मेहनत में पानी फिर जाता है उसकी, बिल्कुल उसके खून पसीने की कमाई लगे रहती है उस खेत में। तो पवन, आगे बिल्कुल इतनी सारी घटनाएं हुई आत्महत्या की, 8 घटनाओं की आप बात कर रहे हैं, इतनी किसान आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोई खास तौर पर बयान सामने नहीं आया। पवन, क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने उन किसानों के लिए कोई पैकेज जो है जारी किया है, या फिर किसी तरीके को उन्हें सहयोग राशि उनके परिवार को दी गई है? जी, इस मामले को लेकर कृषि मंत्री का बयान आता है कि जो टेंडर किया था खाद और बीज के लिए, उसकी जांच की जाएगी, उसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। लेकिन कहा जाए तो जो जांच की बात होती है वो सिर्फ एक लिमिट समय तक की कही जाती है, वो सिर्फ एक बोलने के लिए रहा जाता है जांच की। लेकिन छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है कि कभी भी किसी भी ठेकेदार पे हो, चाहे वो खास के बीच में हो या किसी भी मामले को, कोई बड़े ठेकेदार पर कभी कार्रवाई नहीं होती है। और लगातार जो किसान है अपने आप को छला हुआ महसूस करता है
लेकिन छत्तीसगढ़ में चाहे दुर्ग की बात की जाए, राजनांदगांव जिले में बात की जाए, मुंगेली पे है और बिलासपुर सहित तमाम जिले पे है। इसी फसल बर्बाद होने से सीएम हाउस के बाहर भी किसान आके आत्महत्या की कोशिश करता है दुर्ग जिले का। तो जब मुख्यमंत्री के स्वयं जिले से, जहाँ से छत्तीसगढ़ कैबिनेट में 6 मंत्री होते हैं, उस जिले से अगर किसान आके मुख्यमंत्री निवास के पास आत्महत्या करें तो छत्तीसगढ़ सरकार के लिए सब शर्म की बात होती है। और सबसे शर्म की बात ये होती है कि जिस जिले पे इतने मंत्री है, वहां से किसान आके आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। बिल्कुल, लेकिन राज्य सरकार इस पे कोई कदम नहीं उठाती है। तो आगे जिस तरीके से राज्य सरकार पवन कोई कदम नहीं उठा रही है, बहुत सारे सवाल हैं सभी के मन में। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार में राज्य सरकार जिस तरीके से उसने विधेयक पारित कर दिए, लेकिन जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनको लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जी बिल्कुल, लगातार एएनबी न्यूज़ भी किसानों को लेकर खबर उठाते रहा है, जिसके बाद विपक्ष ने भी इस मुद्दे पे आके सामने भाजपा विधायक दल की बैठक होती है, उसमें 3 संसदीय दल गठित किया जाता है और किसानों से जाकर मुलाकात करता है, जिन किसानों आत्महत्या की उनके परिवारों से मुलाकात करता है। राजभवन पे आके भाजपा के नेता राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और पूरी वास्तविकता से अवगत कराते हैं। राज्यपाल ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करवाई जाएगी और जो ऐसा संभव हो किसानों को मदद करवाई जाएगी राज्य सरकार। बिल्कुल पवन, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे किसान होंगे, बहुत सारे ऐसे किसान होंगे जिन्होंने वो खाद खरीदा होगा जो कि खराब गुणवत्ता का है, उससे उसकी फसल को नुकसान हुआ है। तो इतना ज्यादा नुकसान किसान कब तक झेलेगा? जी, छत्तीसगढ़ पे हर बार होता है, चाहे पूर्ववर्ती रमन सिंह की सरकार हो या भूपेश सरकार हो, जितने बार भी धान खरीदी की हो उतना ही खरीदी हो। सबसे अहम बात ये होती है कि जो मार्केट में हो या बीज निगम भंडार में जो अधिकारी बैठे होते हैं, इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, बल्कि इन्हें और पदोन्नत कर क्यों ऊंचे पदों पर बैठा दिया जाता है। मतलब सरकार ये कहती है कि आप किसानों को खराब बीज और खाद दीजिए और पदोन्नति लीजिए। छत्तीसगढ़ पे ये सिलसिला वर्षों से चलते आ रहा है। लेकिन बिल्कुल पवन, जरूरी है कि सरकार को, बिल्कुल जरूरी है पवन कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ कानून लागू, विधेयक लागू करने से कुछ नहीं होगा, किसानों की सुननी ही पड़ेगी। उनकी जो आर्थिक स्थिति है उस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਧੂਆਂ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੋਰ ਲਓ ਸਾਥੋਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਜਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਬਜਾਈ 'ਚ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मंत्रालय ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देश को ही 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस दौरान
व्यक्तियों या वस्तुओं के अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन, ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। बता दें कि गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इस दौरान मंत्रालय ने कहा था कि निरुद्ध क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू होगा, जिसे अब 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय ने दोहराया था कि राज्य केंद्र सरकार से चर्चा के बिना निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। और अब गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, केंद्र गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन लगा हुआ था और उसके बाद में अनलॉक लगाया गया और कहीं ना कहीं सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी जो अनलॉक 5 की जो गाइडलाइन है वो यानी कि अभी जारी रहेगी और अनलॉक 5 की जो गाइडलाइन है यानी कि जो पहले 30 सितंबर को खत्म होने वाली थी उसके बाद में 31 अक्टूबर कर दी गई, उसके बाद में अब 30 नवंबर कर दी गई है। और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है जो कंटेनमेंट जोन जितने भी हैं यानी पूरे देश के अंदर जितने भी कंटेनमेंट जोन है वहां पर को सख्ती से पालन करने के लिए अधिकारियों को बोल दिया गया है। और यहाँ तक कि ये जरूर है इसके अंदर जो दिल्ली पुलिस के जवान है जो जिन्होंने कह सकते हैं जो और राज्यों के अंदर जो पुलिस की कर्मचारी हैं या फिर कहे अधिकारी हैं वो तो लगातार कोशिश करेंगे कि जितने भी कंटेनमेंट जोन है उनमें सख्ती से पालन करवाया जाए। और यहाँ तक कि जो बात करें सीमा के ऊपर यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये राज्यों की जी लगातार जो है की कोशिश रहेगी कि लगातार इस तरीके की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करवाया जाए। यहाँ तक कि ये जरूर है कि लोग बाग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जी तो राजीव, जिस तरीके से पहले तो केंद्र सरकार ने यही कहा था गृह मंत्रालय की ओर से कि 31 अक्टूबर तक ही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रहेगा, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि 30 नवंबर तक ये जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है? देखिए, एक चीज स्पष्ट है, इसके अंदर सरकार सख्ती से पालन करवा रही है मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जहां पर लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा या फिर लगातार लोग बाग अनलॉक के अंदर लगातार बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसका उल्लंघन भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है यानी कि अनलॉक 5 की जो गाइडलाइन है वो अभी 30 कह सकते हैं नवंबर तक कर दिया, 30 नवंबर तक। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार चाहती है कि या फिर जो क्या कहें सीधे सीधे जो कोरोना काल अभी पूरा खत्म नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उसकी जो जिम्मेवारी बनती है वो कहीं ना कहीं अभी सरकारों को निभानी होगी। और सरकार कोशिश भी कर रही है और लगातार निरंतर कोशिश के साथ साथ ये जनता भी कहीं ना कहीं जो जनता की जो भूमिका बनती है उसके अंदर भी जनता को आगे आना पड़ेगा और लगातार कोशिश के साथ साथ सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर जनता को सहयोग देना होगा। मगर कहीं ना कहीं ये जरूरत थोड़ा बहुत जो उल्लंघन किया गया था उसी को लेकर ही इस तरह की गाइडलाइन को बढ़ा दिया गया है और कहीं ना कहीं सख्ती से पालन करवाने के लिए सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी किए गए। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है जनता भी उसका सहयोग कर ही रही है और इसका फायदा भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये भी देखने में आया कि कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं उसमें थोड़ी सी गिरावट दर्ज हुई है। 50,000 से कम के कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं और ये राहत की खबर है। और इसी के साथ में जो डॉक्टर्स हैं उनका भी यही कहना है कि अब आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्द कोरोना को काबू में भारत पा लेगा। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है इसके अंदर जो काबू में पाने वाली बात है यानी कि कोरोना वायरस के ऊपर जो मेडिकल डिपार्टमेंट की जो पकड़ है वो कितनी कारगर है वो मेडिकल डिपार्टमेंट जानता है। मगर हाँ, एक चीज जरूर है इसके अंदर सरकारें कोशिश जरूर कर रही है और जनता ने भी भरपूर सहयोग दिया है। मगर कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत उल्लंघन हुआ उसी को लेकर इस तरीके की गाइडलाइन आगे निकाली गई है ताकि अनलॉक जो 5 है उसकी जो गाइडलाइन थी वो अब 30 नवंबर तक कर दी गई है। कहीं ना कहीं ये जरूर है थोड़ा बहुत इसका सख्ती से पालन किया जाए। और मगर हाँ, एक चीज और जैसे जैसे ठंड का मौसम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं फीवर वगैरह या फिर सर्दी जुकाम के जो लक्षण है वो कोरोना से मिलते जुलते हैं, इसलिए थोड़ा सा पकड़ना थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। मगर उसी को मद्देनजर रखते हुए नवंबर तक कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है हर तरीके से सरकार कोशिश कर रही है जनता भी सहयोग दे और कहीं ना कहीं कोरोना के ऊपर यानी कोरोना वायरस के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। मगर हाँ, ये जरूर है एक चीज और स्पष्ट है इसके अंदर कि जब तक वैक्सीन मार्केट में नहीं उपलब्ध होगी तो कहीं ना कहीं जो प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा या
फिर सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा या मास्क के द्वारा या सैनिटाइजर के द्वारा कंट्रोल करने के लिए जनता भी सहयोग करे और सरकार भी कोशिश करे। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर स्थिति काबू में नहीं होती है तो ऐसा हो सकता है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन और ज्यादा आगे तक बढ़ाया जा सके? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से पहले 30 सितंबर तक की डेट थी, फिर उसके बाद में 31 अक्टूबर तक हुई, उसके बाद में अब नवंबर तक यानी 30 नवंबर तक कर दी गई है। तो शायद ये हो सकता है आने वाले समय के अंदर यानी नवंबर के अंदर कंटेनमेंट जोन के अंदर अगर सुधार नहीं होता है तो शायद डेट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मगर अगर सुधार हो जाता है तो कंटेनमेंट जोन को सीमित समय के अंदर खत्म कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं अनलॉक जो 5 है यानी कि अनलॉक 6 की तरफ चला जाएगा और उसके बाद में देखना होगा कि किस तरीके से प्रक्रिया होती है। मगर हाँ, ये जरूर है, सरकारें कोशिश कर रही है कि हर तरीके से बिजनेस खोला जाए या व्यापार खोला जाए या नौकरियां खोली जाए ताकि जनता अपना गुजर बसर भी कर सके। मगर सरकारें कोशिश कर रही है, जनता भी सहयोग कर रही है, राज्य सरकारें भी कोशिश कर रही है। मगर जो थोड़ा बहुत जो उल्लंघन हो रहा है वो जनता के द्वारा हो रहा है। जनता को भरपूर सहयोग करना चाहिए। और राजीव ये भी खबरें सामने आई कि कंटेनमेंट जोन के जो लोग वहां पर रहते हैं उनको काफी ज्यादा असुविधाएं हो रही हैं, उन्होंने काफी ज्यादा शिकायतें भी की हैं। देखिए एक चीज तो स्पष्ट है, अगर कंटेनमेंट जोन की बात करें तो कंटेनमेंट जोन के जो लोगों कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं या उन लोगों को थोड़ी दिक्कतें जरूर होती है। मगर हाँ, दिक्कतें जरूर है, दिक्कतों के साथ साथ उनका जो सुधार है यानी कि जो कंटेनमेंट जोन इसीलिए बनाया जाता था कि अंदर से लोग बाहर नहीं जा सके और बाहर से अंदर नहीं जा सके। तो कहीं ना कहीं उनका जो इलाज है वो एक कह सकते हैं एक थेरेपी के द्वारा किया जाता है ताकि वो अंदर के रहकर ही वायरस को बाहर ना फैलाएं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। मगर बात करें जिस तरीके से अब कंटेनमेंट जोन के अंदर सुधार की बात है या फिर डेट बढ़ाने की बात है तो वो देखना होगा कि सरकारें अगला कदम कब उठाती हैं, क्योंकि अभी 30 नवंबर की डेट आ चुकी है। तो 30 नवंबर के बाद ही अगला कदम क्या होगा वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। और मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है जनता का भरपूर सहयोग मिलना चाहिए और शायद जनता का भरपूर सहयोग मिल भी रहा है सरकारों को। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ में इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। सबसे अलग अंदाज,